शायद ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन रह के चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। आदिकाल से ही मनुष्य पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को उनकी आकृति तथा आकार के द्वारा पहचानता रहा है। विज्ञान के विकास के साथ वनस्पतियों तथा जंतुओं के शरीर के भीतर की संरचना जानने की भी जिज्ञासा उत्पन्न होती गई। इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया का विकास हुआ। चिकित्सा तथा जीव वैज्ञानिकों ने पशु और वनस्पतियों की चीर-फाड़ करके उनके अंगों की संरचनाओं, अंग प्रत्यंगों का अध्ययन आरंभ किया। इसी अध्ययन के फलस्वरूप संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ जब सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का विकास हुआ, तो जटिल आंतरिक संरचनाएं भी स्पष्ट होती गई। इस सूक्ष्मदर्शी यांत्रिक अध्ययन को भौतिकी की संज्ञा प्रदान की गई। अतः ब्लूम तथा फॉसेस्ट के शब्दों में ऊतकी या सूक्ष्मदर्शी शरीर के अंतर्गत शरीर की वह आंतरिक संरचना आती है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। ऊतक क्या है? हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था एक टॉपिक सेल का, कोशिका का। कोशिका एक शरीर की, हमारे शरीर की बहुत छोटी इकाई है। और ऊतक क्या है? उन इकाइयों से मिलके जो टिश्यूज बनते हैं वो ऊतक कहलाते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। तो जो ऊतक है ये बहुत सारे सेल को मिला के एक ऊतक टिश्यू बनता है। हमारे शरीर के अंदर टिश्यू बनता है। जो सेल हमने पढ़ा था कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को कैसे पहचानते हैं? उनकी आकृति को देखकर, उनके आकार को देखकर पहचानते हैं कि ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये इंसान है। इसी तरह हम पहचानते हैं। तो विज्ञान इस तरह, हम पेड़ पौधों को भी हम उनकी आकृति, उनके संरचना को देखकर पहचानते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है, ये केले का पेड़ है, ये अंगूर का पेड़ है, या ये कमल का फूल है। ठीक है। ये कैसे बनता है? ये उसकी संरचना पर बनता है। उसकी संरचना कैसी बनी है, उसका आकार कैसा है, उसके आधार पर हम उसको तय करते हैं ये पेड़ पौधा है, वनस्पति है, या इंसान है। धीरे धीरे चिकित्सा विज्ञान ने इन शल्य चिकित्सा के द्वारा या ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम या वो कह लो सर्जरी के द्वारा शरीर की अनेक परतों को समझता चला गया हमारा चिकित्सा विज्ञान, जिसके अंदर अनेक प्रकार के सेल, ऊतक और बहुत सारी चीजों का पता चला। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर भी इसी तरह का पता चला, लेकिन उनको हम अपनी सरल आंखों से नहीं देख सकते। उनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही उन सबको देखा जाता है, जिसमें बहुत बारीक बारीक धागे से बहुत पतले, बहुत बारीक, जो हमें नजर ही नहीं आते, हमें वैसे नजर नहीं आएंगे, उस तरह से हमें वो सूक्ष्मदर्शी से हमें उनकी संरचना के बारे में पता चलता है। अलका जी, आप आ गई हैं? यस मैम। हाँ, तो ठीक है, अब आगे की रीडिंग आप कीजिए। ठीक है मैम। समस्त सजीव प्राणियों, यहीं से ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसी कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं के पुंजों में ऊतकों और ऊतकों के अंगों की रचना होती है। ऊतकों की संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान की ऊतकी और अंगों की संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को शारीर कहते हैं। ऊतकी कोशिका विज्ञान के अध्ययनों के कारण शरीर के दुर्भेद रहस्यों का भेदन होता गया है। इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन से ऊतकी रोग विज्ञान का विकास हुआ। रुकेंगे यहाँ पे। जो ऊतक होता है, ऊतक होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ऊतक यानी टिश्यूज जो होते हैं,
इनका आकृति और आकार एक जैसा होता है, लेकिन कुछ टिश्यूज जो होते हैं उनका वो अपना आकार भी बदलते हैं, लेकिन उनके काम और उनका आकार एक ही होता है। हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जैसे सेल होती है, एक सेल वो बहुत सारी सेल मिलके, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके, बहुत ऑर्गन मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसलिए सेल जो है वो हमारी प्रथम इकाई होगी हमारे शरीर की, और ऊतक उसके बाद की संरचना हो गई है। यहाँ तक का क्लियर है? कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर जिसे हमें थोड़ा समझना पड़े, डिस्कस करना पड़े? नहीं, ठीक है मैम। 1932 में नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिससे कोशिकाओं तथा ऊतकों की जटिलतम संरचना का स्पष्टीकरण हुआ। इसी के साथ साथ शारीरिक क्रिया विज्ञान का भी विकास होता गया और नए रहस्यों का निरावरण संभव हुआ। इस प्रकार इन तीनों विज्ञानों में के सम्मिलित प्रयास से जैव विज्ञान क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई। ऊतकी और कोशिका विज्ञान मुख्य रूप से सूक्ष्म संरचनाओं के आकारकीय स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, किंतु जब से एनिलीन रंजकों का अन्वेषण हुआ, तब से कोशिकाओं की जटिल संरचनाओं का भी ज्ञान प्राप्त होने लगा। आज सैकड़ों प्रकार के रंजकों का प्रयोग करके सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस प्रकार ऊतकी के क्षेत्र में अब रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्रयोग से रंजकों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कोशिकाओं तथा उनमें कोशिकाओं के अनेक अंगकों की रासायनिक संरचनाओं का ज्ञान अब सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। ये अंग किस प्रकार विशेषीकृत कार्य संपादित करते हैं, यह अब अज्ञात नहीं रह गया है। सूक्ष्म संरचनाओं की रासायनिक प्रकृति के अध्ययन को ऊतकी रसायन एवं कोशिका रसायन कहा जाता है। अब ऊतकी और ऊतकी रसायन का एक साथ अध्ययन किया जाता है। रुकेंगे यहाँ पे। ऊतक ज्ञान यानी हिस्टोलॉजी, यह एक रासायनिक परीक्षण है। इसका जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी और इस तरह के चिकित्सा साधनों का विस्तार होता गया, नई नई खोज होती गई, वैसे वैसे ही हम शरीर के और अधिक समझने में, शरीर के विज्ञान को और अधिक समझने में सफल होते चले गए। जब एक टिश्यूज को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, तो उसके आकार, उसकी आकृति, उसके कार्य, कि इसका हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य है। जैसे सेल का कार्य पता चला कि पूरा जीवन जीती है। सेल की मृत्यु, जैसे इंसान की मृत्यु होती है, वैसे ही सेल के, कोशिका की भी मृत्यु होती है और फिर नई कोशिकाएं बनती हैं। इसी प्रकार ऊतक का क्या कार्य है कि ये ऊतक जो है वो कोशिकाओं को जोड़ के रखते हैं। और कोशिका इसके अंदर हमारे जो ऊतक है, इसमें क्या होता है, जब हम इस नई नई कोशिकाएं मिलके नए नए ऊतक को बनाती हैं और उनका पुनर्निर्माण करती हैं। इससे क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि अगर सूक्ष्मदर्शी और इस तरह के उपकरणों से देखने पर हमें गंभीर बीमारियां जो एक ऊतक के अंदर होती हैं, कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां जो हमारे सेल या हमारे टिश्यूज के अंदर होती हैं। ऑर्गन्स की बीमारियां तो आप समझ सकते हैं, लेकिन टिश्यूज और सेल की जो बीमारियां हैं, ऐसी कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो टिश्यूज या हमारे सेल को प्रभावित करती हैं, जिसका जो निरीक्षण। हाँ जी, कैंसर मैम। हाँ बिल्कुल, कैंसर, जिसका पता ही टिश्यूज, बॉडीज के अंदर से कुछ टिश्यूज को लेके, कुछ टिश्यूज के पीसेस को लेके उसका एनालिसिस करके ही पता लगाया जा सकता है।
ब्लड से बहुत कम पता चलता है, एक्सरे वगैरह से कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम उसको टिश्यू से उसको एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो उसके अंदर गंभीर बीमारियों का पता चलता है। तो टिश्यूज ऊतक का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। उससे गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और उन बीमारियों का इलाज तय किया जाता है कि इसका इलाज हम किस प्रकार और कैसे करें। ठीक है, यह तो हुआ कि सूक्ष्मदर्शी का माइक्रोस्कोप वगैरह जो इतनी खोज हुई है उनका खोज करने का रीजन और उस खोज के परिणाम जो सुखद रहे हैं चिकित्सा विज्ञान में। हाँ जी। हेलन डीन के मतानुसार इस प्रकार की अध्ययन विधियों की 3 प्रमुख कोटियां हैं। पहली, ऊतकों के आंतरिक रासायनिक पदार्थों की, उनके वर्ण की परीक्षा की प्रतिक्रियाओं और उनकी प्रकाशीय विशेषताओं की पृष्ठभूमि में पहचान। ये विधियां सामान्यतः गुणात्मक ही होती हैं, संख्यात्मक नहीं। इसका कारण यह है कि इन विधियों में रासायनिक पदार्थों के विस्तार का ही पता लग चलता है, उनकी सांद्रता कितनी है यह ज्ञात नहीं हो पाती। दूसरी, जब एक सेकंड रुकेंगे, जब हम ऊतक को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें उसका कलर रंजन मतलब अलग अलग तरह के डाइज आगे जो कलरफुल होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे टिश्यूज में क्या प्रॉब्लम है और हमारे टिश्यूज की ग्रोथ कैसी हो रही है। टिश्यूज का काम है हमारे शरीर को नए नए कोशिकाओं को बनाना, नए नए खराब ऊतकों को विसर्जित करके नए नए ऊतकों को बनाना, उनकी जगह नए ऊतकों को बनाना, और जो हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उनका निर्माण करना। ये सब एक प्रोटीन होता है, एंजाइम, उन्हीं से ये सब चीजें हमारे टिश्यूज वगैरह बनते हैं, हमारे मसल्स बनते हैं, हमारे टिश्यूज बनते हैं। इनका कार्य है घाव को भरना और नए नए ऊतक, पुराने ऊतकों की जगह नई ऊतक और नई कोशिकाओं को बनाना। इसको हम कैसे देखते हैं, ये जो कलर्स जो डाई आई हैं हमारे चिकित्सा विज्ञान ने जो तरक्की की है, नई नई खोज हुई है, उसके अंदर कलर डाइज आई हैं, उससे हमारे टिश्यूज और उसके अंदर उसकी आकार, उसके विकार का हमें पता चलता है। और इसके अंदर लिक्विड, कुछ टिश्यूज हमारे लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, उनमें रक्त होता है, और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें रक्त नहीं होता। और उसके अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कोशिका के अंदर हमने पढ़ा कोशिका द्रव्य, जालिका, ये सब हमने पढ़ा। ऐसे टिश्यूज के अंदर भी होता है थोड़ा सा रक्त, और उसको हम समझते हैं कि ये रक्त वाले टिश्यूज हैं, इनका क्या काम है, और यहाँ पे इन रक्त वाले टिश्यूज के अंदर कितनी जल्दी बीमारी हो सकती है, और जो जिसके अंदर रक्त नहीं है वैसे टिश्यूज हैं उसके अंदर कैसे बीमारी हो सकती है, इन सब का पता सूक्ष्मदर्शी से लगाया जा सकता है। और टिश्यू के अध्ययन से हमें इस सब में बहुत ही आसानी रही है हमारे चिकित्सा विज्ञान में गंभीर रोगों का पता लगाने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। लिंगरस्ट्रॉम और लैंग द्वारा विकसित अनस्थायीकृत तथा आलग्न विच्छेदों की जैव रासायनिक क्रियाओं की माप इस विधि की दूसरी विशेषता है। आगे मैम इसमें शो नहीं हो रहा। हाँ आगे है, अच्छा रोल करना पड़ेगा। 3, अंत में इस विधि द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोशिकाओं के एकल घटकों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस विधि को बेंसले ने विकसित किया था। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया और स्रावी कणिकाओं आदि के पृथक करके उनकी रासायनिक और एंजाइमी परीक्षाएं की जाती हैं। बेली की ऊतकी विषय पर लिखी हुई पुस्तक में ऊतक विज्ञान के साथ ही कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन पर भी बल दिया गया। बेली के अनुसार चूंकि ऊतक विज्ञान संरचना संबंधी अध्ययन है और विच्छेदन द्वारा प्राप्त शरीर रचना संबंधी ज्ञान की पूर्ति करता है, अतः इसके शरीर क्रिया विज्ञान तथा रोगी विज्ञान से घनिष्ठ संबंध पर भी बल देना आवश्यक है।
बेलीज टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोरोलॉजी और संशोधक विल्फ्रेड एफ कोफेनहार और एवं डेरोथी डी जॉनसन विलियम्स एंड विल्किंस के बाल्टीमोर 14वीं आवृत्ति 1958 इसके मतानुसार भी ऊतक विज्ञान का आधार कोशिका शरीर तथा कोशिका विज्ञान ही है। उपयुक्त विवरण से यह प्रकट होता है कि कोशिका विज्ञान तथा ऊतक विज्ञान का एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। चूंकि कोशिकीय अति सूक्ष्म संरचना होती है, अतः हम ऊतक विज्ञान को सूक्ष्म शरीर का ही पर्याय मानकर ऊतकी का अध्ययन करेंगे। चूंकि ऊतक कोशिकाओं द्वारा ही बने होते हैं, अतः ऊतकी का अध्ययन हम कोशिकाओं के ही माध्यम से करेंगे। पहले हमें कोशिका को समझना होता है, कोशिका के कामों को समझना होता है, कोशिका के अंदर जो भी इसके पार्ट्स होते हैं उनको समझना होता है। जब हम इसको समझते हैं तो हमें ऊतक समझ में आते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक की संरचना होती है। अब ऊतक कैसे काम करते हैं ये हमें पता चल गया। टिश्यूज होते हैं, इसमें क्या है कि किसी भी बीमारी के टेस्ट के लिए पहले उस पर छोटे छोटे स्लाइड्स लिए जाते हैं, बिल्कुल बारीक, एकदम से बारीक स्लाइड्स लिए जाते हैं, फिर उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन जब तक वो हमारे स्लाइड्स जीवित अवस्था में हमारे ऊतक रहें, उसको फॉर्मेल्डिहाइड जैसे फिक्सेटिस लिक्विड में डालकर फिक्सिंग किया जाता है कि उनकी जो संरचना है वैसी की वैसी रहे। शरीर से टिश्यूज निकालकर माइक्रोस्कोप तक पहुंचने के लिए बीच का जो समय आता है उसमें उसको सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के लिपिड्स का जो भी हमें मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उसलिए करते हैं कि उनकी संरचना वैसी ही रहे और हमें उसके आकार, उसके विकार और शरीर के अंदर उसकी क्या गतिविधि है इसका हमें पता चल जाए। और इन संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अनेक प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो डाइज आती है माइक्रोस्कोप की, उनका प्रयोग किया जाता है और उनसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में हमारे जो टिश्यूज हैं उनकी क्या अवस्था है, उनका क्या स्टेटस है। अब है ऊतकीय विधियां। ऊतकों के समन्वयक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र तक उन्हें लाने के पूर्व उनको विशेष पद्धतियों द्वारा उपचार किया जाए। ऊतक का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए यह अनिवार्य है कि वह अति पतला हो। जीवित ऊतक के विभिन्न भागों में बहुत समानताएं पाई जाती है, अतः उसका ठीक अध्ययन संभव नहीं होता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सर्वप्रथम ऊतक को 4 से 5 माइक्रोन तक विच्छेदित कर लिया जाता है और इस कार्य के लिए माइक्रोटोम यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जीवित ऊतक का इतना सूक्ष्म विच्छेद तब तक संभव नहीं होता जब तक वह कड़ा न हो। अतः ऊतक को कड़ा करने के लिए उसे विशेष प्रकार के रसायनों के घोल में स्थायीकृत किया जाता है। स्थायीकरण के उपरांत उस ऊतक को अल्कोहलों के विभिन्न घोलों, अभिरंजक तथा अन्य रसायनों में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद मोम के समान ही ऊतक के टुकड़ों को चतुर्भुजाकार सांचे में डाल दिया जाता है। तब मोम जमाकर कड़ा हो जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। अंत में इन टुकड़ों को माइक्रोटोम के विशेष भाग में जमाकर उनमें एक अति धारदार चाकू से विशेष मोटाई के अनेक सेक्शन काट लिए जाते हैं। इन सेक्शनों को कांच की पट्टी पर रखकर अध्ययन किया जाता है। कांच की पट्टियों को हीटिंग प्लेट पर रखकर उनका मोम गला दिया जाता है। अब ऊतक का सेक्शन कांच की पट्टी पर जम जाता है। इन सेक्शनों से लदी कांच की पट्टियों का विशेष रसायनों तथा अल्कोहल के घोलों से निर्जल कर लिया जाता है। फिर इसे डाइलीन सेडार वुड ऑयल में भिगो दिया जाता है। अब यह सेक्शन सूक्ष्म अध्ययन के लिए तैयार है। ये उसकी विधि बताई गई है कि हम ऊतक को कैसे स्लाइड तैयार करते हैं, कैसे स्लाइड तैयार करते हैं और कैसे स्लाइड तक कैसे ले जाने के लिए उसको
किस 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 तरह का किस किस प्रयोगों में उनको डालना पड़ता है। यस मैम। ठीक है, इन तो सेक्शन जी इसमें कुछ ऐसा है जो जिसे हमें डिस्कस करना पड़े? नहीं मैम। विधि तो उसमें सेम ऐसी बताई हुई है बस। ठीक है। पढ़ देती हूँ बस। हम्म। इन सेक्शनों के सूक्ष्म अध्ययन के लिए भली भांति के माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आजकल ऊतकों का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के माइक्रोस्कोपों का प्रयोग होने लगा है। इस सूक्ष्म अध्ययन के लिए औद्योगिक रसायन, स्टोकेमिस्ट्री और विकिरण स्वचालित विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। औद्योगिक रसायन के अंतर्गत ऊतकों के विभिन्न भागों की रासायनिक संरचना का अध्ययन होता है। विकिरण स्वचालितरण विधि में जीवित जंतु के विशेष ऊतक के विशेष प्रकार के रेडियो आइसोटोपों का प्रवेश कराया जाता है। इस प्रकार से औपचारिकृत ऊतकों को जंतु शरीर के बाहर निकालकर सेक्शन बना लिए जाते हैं। इन सेक्शनों को डार्क रूम में ले जाकर फोटोग्राफी की विशेष रसायनों द्वारा अनुलेपित कर लेते हैं और फिल्म के नीचे रखकर मजबूती से बांध देते हैं। कुछ समय बाद इन्हें अंधेरे कक्ष से बाहर लाकर स्थायीकृत कर लिया जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्रकाश में लाकर इनका अध्ययन किया जाता है। एक माइक्रोस्कोप और एक माइक्रोटोम जो और भी ज्यादा सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए आता है, ये इसकी प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है जो हमें डिस्कस करना पड़े? ये तो सिर्फ लैब, या तो इसका प्रैक्टिकल लैब में ही हो सकता है, अदरवाइज तो सिर्फ हम इसको पढ़ सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है मैम, कैसे स्लाइड तैयार कर रहे हैं बस ये। ऊतकों का अध्ययन इनकी सूक्ष्म संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अतः ऊतकी की संरचना का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है। उनकी संरचना आ गई। संरचना 3 प्रकार के मुख्य घटक दिखाई देते हैं: कोशिकाएं, मैट्रिक्स और तरल द्रव्य। तो कोशिकाएं क्या है वो बता रहे हैं। ऊतकों की इकाई कोशिका होती है। ये तो आपने बताया ही था, कोशिकीय सजीव होती है। ये सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म, आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, वसायुक्त, बहुभुजी आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा आवृत होती है। इस आवरण को कोशिकावरण या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे कभी कभी जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है। इसके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं: केंद्र, केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोलजिकाएं, प्रसाव। ये सब दोबारा आ रहा है मैडम, जब सेल पढ़ाई थी ना। अंतर्बोधक जालिका। हाँ, इसके अंदर ऐसा कुछ है जो हमें मतलब दोबारा डिस्कस करना हो? ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। केंद्र क्या ये है? सेल में आ गया सब में। हाँ, कोशिका का दिमाग है, और गोल्जी है जो उसके समान अंदर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से बाहर ले जाने का काम करता है। कणाभ सूत्र है जो बाहर के आवरण से उसकी रक्षा करते हैं। अंतद्रव्य जालिका है जो जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म रहता है, उसके अंदर उस प्रकार के अणु तैरते रहते हैं। गुणसूत्र जो पितृ जीन्स जो होते हैं। राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम होता है हमारा डीएनए को जो जानकारी होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जीन के अंदर जो भी डाटा एक जमा होता है वो माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड हो? नहीं मैम। क्या करूं, मैट्रिक्स पढ़ दे मैम? हाँ बिल्कुल, पढ़ सकते हैं, पढ़ दीजिए। मैट्रिक्स के इंट्रासेलुलर या ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, इन कोशिकाओं के मध्य भाग में स्थित होकर उन्हें परस्पर जोड़ने के कार्य करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की होती हैं। साधारणतः आदर्श संयोजक ऊतकों में पाई जाती हैं। यह तंतु या रेशों द्वारा बनी होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: कोलोजनी, जालीदार और एलास्टिक। यह सजातीय समांगी पदार्थ होता है जो तरल
जिलेटिन जैसी स्थिति में रहता है। यह उपकला कोशिकाओं तथा छोटी छोटी कोशिकाओं के नीचे जमी रहती है। इनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड अम्ल पाए जाते हैं। अधात्रिक, कोमल और दृढ़ दोनों प्रकार की होती हैं। मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स जो है ये कोशिका के बीच में, दोनों कोशिकाओं को जोड़ने के बीच में जो पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स, उसे साइंस की भाषा में मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जीवित भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। जहां पे इनमें वेन्स और वेसल्स चलती हैं कुछ मैट्रिक्स पे, वो सजीव होते हैं, और जहां पे सिर्फ टिश्यूज ज्यादा होते हैं वो निर्जीव कहलाती है। और इनमें कॉलजनी, जालीदार और ये इलास्टिक, जो जालीदार जहाँ पे जालियां जैसी बनी होती हैं काफी सारी, उसे जालीदार कहा जाता है। और इलास्टिक जो जिसमें खिंचाव होता है, जो दो प्रकार के टिश्यूज के अंदर जो बीच का हिस्सा होता है वो खिंचाव को बर्दाश्त करता है, खिंचाव को उत्पन्न करता है, उसे इलास्टिक कहा जाता है। और इसमें तरल और जिलेटिन जैसा स्थित इसमें रहता है, लिक्विड फॉर्म रहता है इसके अंदर ज्यादा, जो कि मूवमेंट को, टिश्यूज के मूवमेंट को एक ऑर्गन के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें छोटी छोटी शिराएं होती हैं जो खून को ले जाने में और लाने में, और प्रोटीन्स जो हमारे शरीर के अंदर होता है उनको लाने और ले जाने का काम करती है। इसमें कोमल, कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ इसमें हार्ड होते हैं। कुछ टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड टिश्यूज होते हैं। जैसे ज्वाइंट्स होंगे वहां पे थोड़े सॉफ्ट टिश्यूज होंगे जिससे कि मूवमेंट के अंदर आसानी हो। जहाँ पे हमारी थोड़ी बोन्स ज्यादा होती हैं, जिस तरह ये हाथ है, इधर हार्ड टिश्यूज ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट में सॉफ्ट होता है, उसको मूवमेंट करने के लिए इजी रहे हमारे जोड़ों को। आगे है तरल पदार्थ। ऊतकों के तरल पदार्थ भी होते हैं जिन्हें रक्त लसिका मुख्य हैं। ये दोनों आशयों अथवा नलिकाओं से होकर प्रवाहित होते हैं। ऊतक तरल कोशिकाओं को तर रखता है। अधातु के ही कारण शरीर का स्वरूप बना रहता है। जंतु का शरीर वस्तुतः और कुछ नहीं अपितु अंतः कोशिकीय पदार्थ अथवा आधार का महल मात्र है। इसमें अनेक रंग, रूप और आकार प्रकार की अरबों कोशिकाओं की ईंटें चुनी होती हैं। ये कोशिकाएं अपने उत्पादों का आदान प्रदान करती हैं और अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अब इसमें बताया कि ऊतकों में तरल पदार्थ भी होते हैं जो रक्त और लसिका मुख्य है। इनमें रक्त और लसिका जो तंत्र होता है वो मुख्य तंत्र है। इसके अंदर ब्लड जाता है और जो भी हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो सब इसके अंदर प्रभावित होते हैं। ऊतक तरल कोशिकाओं को तर रखता है। जो तरल कोशिकाएं होती है जिनमें फ्लूइड होता है, ऊतक उनको लिक्विड फॉर्म में उनको तरल रखता है, जिससे कि उनकी मूवमेंट अच्छे से बनी रहती है और दूसरी वेन्स तक ब्लड पहुंचने के अंदर आसानी रहती है। जंतु का शरीर, जीव जंतु जो हमारा शरीर वस्तुतः कुछ नहीं है। इन्होंने बताया कि शरीर के अंदर अनेक प्रकार की, अनेक रंग रूप की अरबों, लाखों अरबों कोशिकाएं हैं। इस प्रकार की ईंटों से, कोशिकाओं के रूपी ईंटों से बना हुआ हमारा शरीर है। यानी कि हमारे शरीर क्या है, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अनेक कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यूज बनाती हैं और टिश्यूज से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोशिका में संपूर्ण वही जीवन होता है जो एक मनुष्य का जीवन होता है। हाँ जी, आगे आता है पुनर्निर्माण उत्प्रेरक तत्व। फिजिक्स का है शायद। हाँ जी। ओस्टवाल्ड ने उत्प्रेरक पदार्थों की परिभाषा इस प्रकार दी है कि उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बदल दे परंतु स्वयं क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। अतः
उनके पुनः काम में लाया जा सकता है। अधिकांश क्रियाओं के में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक क्रिया की गति को मंद कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। सर्वप्रथम अब 1930 एक सेकंड रुकेंगे। अब ये उत्प्रेरक क्या है? इन्होंने बताया कि उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बदल दे। कि पदार्थ तो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उस पदार्थ के होने से जो दूसरी रासायनिक क्रिया हो रही है उसका वेग बढ़ जाता है या वेग कम हो जाता है, लेकिन वो पदार्थ वैसे का वैसा रहता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने को पचाने के लिए और हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमें खाने को पचाना पड़ता है। जब हम खाने को चबाते हैं तो जो हमारे मुंह में, जीभ में जो टाइलिन जैसे लार है, वो क्या करती है? खाने को पचाती है और खाने की हमारी पाचन क्षमता को बढ़ाती है। खाने को पचाने में लार का काम है, लेकिन लार वैसी की वैसी रहती है, उसका रूप वो परिवर्तित नहीं होती है। जबकि खाना पच के हमारे पेट में, स्टमक में जाके हमारे आंतों में चला जाता है, लेकिन लार जो है उसका रूप वैसा का वैसा रहता है। ये उत्प्रेरक का काम करती है। जैसे किसी के होने से वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थों की रासायनिक क्रिया को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन वो खुद वैसा का वैसा रहता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, घनात्मक और एक ऋणात्मक, एक बढ़ाने वाले और एक उसके घटाने वेग वाले। को कम करने वाले। हाँ जी। यस। सर्वप्रथम 1835 में बेल्जियम के कुछ रासायनिक क्रियाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कतिपय ब्राह्य पदार्थों की उपस्थिति में क्रिया की गति को तीव्र हो जाती थी, किंतु ब्राह्य पदार्थ उस क्रिया में कोई भाग नहीं लेता था। उदाहरण, यदि इक्षु शर्करा यानी कि केन शुगर को अम्लों की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह बड़ी शीघ्रता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया में अम्ल कोई भाग नहीं लेता, वह पुनः काम में लाया जा सकता है। बर्जीलियस ने इस क्रिया को उत्प्रेरण की संज्ञा दी। उन पदार्थों को प्रेरक के नाम से पुकारा जिनकी उपस्थिति में क्रिया वेग में से होने लगती है। विशेषताएं। हाँ, अब इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो गन्ना है उसकी जो शुगर है उसमें अम्ल, मतलब कोई ऐसा अम्ल डाल के या खट्टा कुछ डाल के उसको गर्म करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाता है, लेकिन अम्ल जो वो जो खट्टापन है वो वैसा का वैसा रहता है, वो कुछ नहीं बदलता। तो लेकिन अम्ल के कारण शुगर जो है उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बना, लेकिन अम्ल जो है वो वैसा का वैसा रहा। तो अम्ल क्या हुआ? ये उत्प्रेरक हुआ, क्योंकि इसकी उपस्थिति से शुगर जो है वो चेंज होगी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, लेकिन अम्ल जो है वो वैसा का वैसा रहा। उत्प्रेरण की विशेषताएं। उत्प्रेरण की विशेषताएं, एक क्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित बचा रहता है। उसके भौतिकी संगठन में चाहे जो भी परिवर्तन हो जाए, परंतु उसके रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं आता। उत्प्रेरक पदार्थ की केवल थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की यह विशेषता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, परंतु कुछ ऐसी क्रियाएं में जिनमें उत्प्रेरक या माध्यिका स्थायी यौगिक बनता है और उत्प्रेरक की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय क्रिया प्रतिक्रियाओं में प्रत्यक्ष और विपरीत दोनों ओर की क्रियाओं को बराबर उत्प्रेरित करता है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रियाओं की साम्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल साम्य स्थापन के समय में ही अंतर हो जाता है। उत्प्रेरक नई क्रिया को प्रारंभ कर सकता है। यद्यपि ओस्टवर्ल्ड ने सर्वप्रथम यह मत प्रकट किया था कि उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता, तो भी आधुनिक वैज्ञानिकों का यह मत है कि उत्प्रेरक नई क्रिया को भी प्रारंभ कर सकता है।
प्रत्येक रासायनिक क्रिया में कुछ विशिष्ट उत्प्रेरक ही कार्य कर सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि वे सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए किसी एक उत्प्रेरक को काम में लाए। यह आवश्यक नहीं कि किसी एक क्रिया का उत्प्रेरक किसी दूसरी क्रिया को भी उत्प्रेरित करे। मैम अब आपकी आवाज म्यूट हो रही है। सॉरी कुछ ऐसे रासायनिक काम एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में या फिर भौतिक विज्ञान में कुछ ऐसे रासायनिक ऐसे रासायनिक एंजाइम होते हैं जिनकी क्रिया से दूसरे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसका रूप वैसा का वैसा रहता है। जैसे अभी अपने शुगर का बताया और हमने अपना लार का बताया कि लार जो है हमारे खाने में, हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद तो करती है, लेकिन लार वैसा का वैसा ही रहता है, जबकि भोजन पचता है और हमारे शरीर की पाचन क्षमता को बढ़ाता है, हमारे श्वसन को बढ़ाता है। ठीक है, यस मैम। ऐसा कुछ ये प्रकार आ गए मैम इसके। उत्प्रेरण क्रियाओं के प्रकार। यस, प्राय सभी उत्प्रेरित क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, समावी उत्प्रेरित क्रियाएं और विषमयी उत्प्रेरित क्रियाएं। समावी उत्प्रेरण इन क्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिक्रमक और प्रतिफल सभी एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के वेसम विधि में सल्फर डाइऑक्साइड, भाप और ऑक्सीजन के संयोग से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तथा नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा यह क्रिया उत्प्रेरित होती है। इस क्रिया में प्रतिक्रमक, उत्प्रेरक और प्रतिफल इसी गैसीय अवस्था में रहते हैं। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे फिटकरी देखी है आपने, फिटकरी को हम गैस के ऊपर तवे पे गरम करते हैं तो वो पिघल जाती है, गर्मी से पिघल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वैसे ही कठोर रूप में आ जाती है, बिल्कुल पिघल जाती है और थोड़ी देर में वैसे ही कठोर रूप में आ जाती है। तो आग के संपर्क में आने पर फिटकरी का रूप बदलता है, लेकिन वो वैसी की वैसी रहती है और वो एक बार लिक्विड फॉर्म में आके उसके जो रासायनिक गुण बदल जाते हैं इससे। थोड़ा क्लियर हुआ ये? यस मैम। विषमावी उत्प्रेरण इन क्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिक्रमक और प्रतिफल विभिन्न अवस्था में उपस्थित रहते हैं। यथा अमोनिया बनाने की हाबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग क्रिया में की फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरित करता है। सूक्ष्म निकल की उपस्थिति में वानस्पतिक तेलों का हाइड्रोजनीकरण इस प्रकार की क्रियाओं का एक अन्य उदाहरण है। कुछ पदार्थ अपनी उपस्थिति से रासायनिक क्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं डालते, परंतु कुछ दूसरे उत्प्रेरकों की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें से उन पदार्थों की जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और उन पदार्थों की जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं उत्प्रेरक रोधी विष कहते हैं। आत्मोत्प्रेरक कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी भी ज्ञात हैं जिनमें प्रतिक्रिया से ही उत्पन्न कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। उदाहरणार्थ एथिल एसीटेट के कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी भी ज्ञात होती है जिनमें प्रतिक्रियाओं से ही उत्पन्न कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। उदाहरणार्थ एथिल एसीटेट के जल विच्छेदन में जो एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं वही एस्टर जल विच्छेदन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। जल को साफ करने के लिए जल को साफ करने के लिए जो एसिटेट हम जो डालते हैं, अम्ल जो डालते हैं, वो वैसा का वैसा रहता है और उसके अंदर उसकी क्रिया के होने से जल के अंदर जल विच्छेदन यानी कि जल की सफाई हो जाती है।
यस मैम। ये फिजिक्स का है बहुत ज्यादा, कैसे ले लिया। केमिस्ट्री मैम ये। हाँ ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री या Chemistry। फिजिक्स से भी रिलेटेड है ये ये केमिस्ट्री। तो यद्यपि उत्प्रेरण को समझने समझाने के लिए बहुत पहले के अध्ययन होते चले आ रहे हैं, यद्यपि तथापि इस विषय में अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। वैज्ञानिक इस पर एकमत है कि सभी उत्प्रेरक एक ही सिद्धांत के अनुसार क्रिया नहीं करते। उत्प्रेरण की व्यवस्था के लिए दो सिद्धांत काम में लाए जाते हैं, मध्यवर्ती यौगिक अधिशोषण सिद्धांत। मध्यवर्ती यौगिक यह उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए एक रासायनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार उत्प्रेरक पहले प्रतिक्रमकों में से एक के साथ क्रिया करके एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाते हैं। फिर इस मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक के दूसरे प्रतिक्रमकों के से क्रिया करके प्रतिफल देता है। उत्प्रेरक पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ सकता है। इसके अनुसार प्रतिक्रमकों क और ख की संयोजन क्रिया उत्प्रेरक ग की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से प्रकट की जाती है। क जमा का ये तो बस मैंने एग्जांपल हाँ, के तौर क से ग और बीच में क और ग तो है, लेकिन बीच में अंडरस्टूड है, ख भी है। संधि आ गई। हाँ, क ख मतलब क से ग, बोला क से ग है, लेकिन क जमा ग और बीच में ख है, ये अंडरस्टूड है कि ये क्रिया है पूरी, यहाँ से क ख ग, इसमें ख आएगा ही आएगा, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, क्रिया के क्रिया अंत के में अंत यही की क्रम चलता रहता है। केमिस्ट्री बहुत, फिजिक्स यहाँ भौतिक सिद्धांत, केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा आ गई है। मैम गेस्ट भी आ गए, आप 5 जल्दी छोड़ दो। ठीक है, 5 मिनट जल्दी छोड़ देते हैं, वैसे भी हाँ टाइम होने वाला है। हाँ नहीं ठीक है, चलिए अगर जल्दी जाना चाहते हैं तो हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मैम, है ना? हाँ नेक्स्ट क्लास यहीं से करेंगे। ओके, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।